एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यानी कि आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। इसको हिंदी में भी यही कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। पहले क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। प्रोकैरियोटिक को तोड़ते दो शब्दों में तोड़ते हैं, ठीक है। प्रो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव, ठीक है। आपको साइंस में कभी भी प्रो किसी भी टर्म्स के आगे प्रो लिखा दिख जाए, समझ जाइए उसका मतलब है प्रिमिटिव, यानी कि आदिम, यानी कि बहुत कम विकसित, ठीक है। और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक क्या हो, अल्प विकसित हो या फिर कैसा हो, असत्य हो, यानी कि विकसित ही ना हो पूरी तरीके से, वो कोशिकाएं होती हैं प्रोकैरियोटिक टाइप की, ठीक है। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें केंद्रक क्या हो, उनका विकसित ना हो, या फिर असत्य केंद्रक जिनमें पाया जाता है, वो होती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक। इसका जस्ट उल्टा ये हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन इसको भी अगर हम दो शब्दों में तोड़ें तो वैसे टूटेगा, एक तो यू में, दूसरा कैरियोटिक में। कैरियोटिक का मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस से है, यानी कि केंद्रक से है, इसका मतलब क्या है, केंद्रक है। और यू का मतलब होता है ट्रू। ट्रू का मतलब क्या हो गया, सत्य, ठीक है। यानी कि जिसमें सत्य कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी कि जिनमें वास्तविक कोशिकाएं पाई जाती हैं, पूरी तरीक़े से विकसित कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ठीक है। तो पहला हमने इसके नाम से इसका अर्थ समझ लिया, वही में पहला डिफरेंस हमको मिल गया, ठीक। देखते फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दिस सेल्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं हमेशा कैसी होती हैं, यूनिसेलुलर होती हैं। अब एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको इसमें दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। इसलिए दिमाग में रखिएगा कि जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती है, यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय होती है, ठीक है। मल्टी कभी होती ही नहीं है, यहाँ पर ऑलवेज इसलिए आगे लिख दिया गया। अब बात करेंगे यूकैरियोटिक की, तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है प्रेजेंट एज आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यानी कि ये यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, मल्टी भी होती हैं। अब मल्टी तो आपको बहुत सारे पते होंगे, यूनि बता देती हूँ। यूनि का मतलब यहाँ पर है प्रोटोजोआ से, ठीक है। प्रोटोजोआ फाइलम जो है उसमें जितने भी एनिमल आते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, ये सब कैसे होती है, ये सब के सब यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी बॉडी सिर्फ एक कोशिका से बनी होती है, ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फिर आता नेक्स्ट पॉइंट आता प्रोकैरियोटिक में कि डीएनए इज अरेंज्ड इन सर्कुलर शेप। देखो डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ, जो कि अनुवांशिक जो सूचनाएं होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो डीएनए जो होगा, जाहिर सी बात है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ इसके किस में देखने को मिलता है, इसका शेप में। जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक में, उसका शेप जो होता है वो सर्कुलर होता है, यानी कैसा होता है, कुछ ऐसा शेप होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है, यानी कि वृत्ताकार होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है उसमें कैसा होता है, लीनियर होता है। लीनियर का मतलब यहाँ पे कैसा, रेखीय होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात हमें यहीं पर एक चीज़ और कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, और करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, इनके खुद के डीएनए भी पाए जाते हैं, खुद का राइबोसोम भी इनके पास होता है, ठीक। तो इनके पास जो राइबोसोम होता है वो तो 70S होता है, ये तो हम बात कर ही चुके हैं। अब यहीं पर बात कर लेते हैं डीएनए की भी। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होता है, इसमें जो डीएनए पाया जाता है वो भी कैसा होता है, सर्कुलर शेप का होता है, जो कि हम बात कर चुके हैं जब मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो लगभग प्रोकैरियोटिक सेल की तरह ही मैच करते हैं, ठीक है। राइबोसोम जो था वो भी 70S टाइप का था, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। जो डीएनए है वो भी सर्कुलर होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा, ठीक है, पेपर में, ताकि क्वेश्चन है तो आपके दिमाग में रहे। वरना आप माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट तो आपको पता ही यूकैरियोटिक सेल होते हैं, बस आप यही कराओगे लीनियर शेप में होता है, जबकि ऐसा नहीं होता, सर्कुलर शेप में होता है इसके अंदर डीएनए, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर कैसा होता है, डीएनए लीनियर शेप का होता है, ठीक है। ये अंतर आप समझ में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है और क्लोरोप्लास्ट जो है ये कोई कोशिका नहीं है, ये कोशिकांग होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर देखते थर्ड पॉइंट, यानी कि थर्ड डिफरेंस क्या है। तो प्रोकैरियोटिक में थर्ड डिफरेंस देखने को मिलता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनेल्स, यानी कि ऐसे कोशिकांग जिसकी चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती हैं, वो इसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, और जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाएंगी वो यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। अब किसकी तरफ पाई जाती है, हम लोगों ने पढ़ा है ना, हम लोगों ने क्लास मैंने देखी है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगी, आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, तो राइबोसोम की चारों तरफ क्या होती है, एक भी वॉल नहीं पाई जाती, यानी कैसा होता है, मेम्ब्रेनलेस होता है राइबोसोम। तो राइबोसोम जिससे प्रेजेंट होगा, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके चारों तरफ क्या होती है, उसकी तरफ डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो भी एब्सेंट होगा इसके अंदर।
गोल्गी बॉडी जो होता है उसके चारों तरफ भी क्या होती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है। लाइसोसोम के अंदर भी मेम्ब्रेन पाई जाती है चारों तरफ। तो ये सारी सेल ऑर्गेनेल जिसकी चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है, चाहे वो डबल मेम्ब्रेन हो चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन हो, ठीक है, वो सबके सब क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में चाहे मेम्ब्रेन लेस हो चाहे मेम्ब्रेन कंप्लीट मतलब डबल मेम्ब्रेन हो सिंगल मेम्ब्रेन हो, वो सबके सब प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनेल्स, ठीक है। फोर्थ नंबर देखते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए राइबोसोम दो तरह के होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से राइबोसोम के बारे में ना। तो देखिए राइबोसोम जो होता है 70 होते हैं, 80 होता है, ठीक है। तो 70S टाइप का राइबोसोम किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में। लेकिन यूकैरियोटिक में जो होता है दोनों तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वहाँ पर भी 70S टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है। तो मैं बार बार इसलिए रिवाइज करती हूँ ताकि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है और क्लोरोप्लास्ट, इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसमें किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं 70-80, उनको लगता है कि प्रोकैरियोटिक में 70 पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट तो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, बट वो भूल जाते हैं कि वो सेल नहीं बल्कि एक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कोशिकांग होते हैं जिसमें 70S टाइप का ही राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर आता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, यानी कि अल्प विकसित न्यूक्लियस पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। सिक्स नंबर, हाँ प्रिमिटिव होता है, साथ में क्या होता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, ठीक है। और क्या होता है सिक्स नंबर, न्यूक्लियोलस, यानी जो केंद्रिका होती है जिसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री कहते हैं, वो जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियस के जो भी थोड़े बहुत पार्ट पाए जाते हैं इसके अंदर, वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेम्ब्रेन तो होती नहीं है, तो उसके सारे पार्ट जो होते हैं डीएनए वगैरह वो सब क्या होता है साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर मतलब न्यूक्लियस के कुछ ही पार्ट इसमें पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा ये यूकैरियोटिक कोशिका होती है तो पूरी तरीके से विकसित होती है, इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, इसके अंदर डीएनए पाया जाता है लीनियर वे में, और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री। यहीं पर क्या होता है राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है आरएनए का स्टोरेज भी होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस में, ठीक। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सातवां नंबर है, इसका एग्जाम्पल है। तो प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल क्या, जो बैक्टीरिया जितने भी बैक्टीरिया होते हैं चाहे वो हमारे लिए हार्मफुल हो चाहे वो हमारे लिए फायदेमंद हो, सबके सब किस में आ जाएंगे, प्रोकैरियोटिक में। दूसरा था ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, ये आपको पता ही होगा, जो हम लोग साइनोबैक्टीरिया वगैरह पढ़ते हैं, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को। पहले जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी था इसको बैक्टीरिया ही क्लास में रखा गया था, लेकिन हम जब एल्गी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी भी पढ़ेंगे। एनाबीना, नॉस्टॉक, ये सब क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो कि बहुत छोटा होता है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोकैरियोटिक। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये सब आते हैं प्रोकैरियोटिक। बाकी जितने भी फंजाई हो गया, एल्गी, प्रोटिस्टा में आता प्रोटोजोआ, जैसे क्या हो गया अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया, ये सब प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटोजोआ में आ जाते हैं। सभी एनिमल, सभी प्लांट्स, ये सब किस में आ जाते हैं, यूकैरियोटिक में आते हैं, यानी कि इनकी बॉडी जो होती है वो एक कोशिका या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होगी, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, वेल डेवलप होता है, ठीक है। चलिए हमने 7 डिफरेंस अच्छे से पढ़ लिया। अब 8वां देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। 8वां पॉइंट है मीजोसोम्स विच आर द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, मैं एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ आपको समझ में आ जाएगा। हाँ अब इस सेल मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, सेल मेम्ब्रेन कौन सा है, हाँ ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये इनफोल्डिंग यानी कि ऐसे सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो कहीं पे ऐसे फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं मीजोसोम, ठीक है, याद रखिए इसी को बोलते हैं मीजोसोम। तो यहाँ पर कहा गया है कि मीजोसोम विच आर इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन या इन प्रोकैरियोटिक, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आगे अंदर की तरफ मुड़ के क्या बनाती है, कि स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं मीजोसोम, ठीक है। सेल एंड ऑल्सो द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन का मतलब ही होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ठीक है। एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के फॉर्म में बॉडी में स्टोर होती है ना, तो एटीपी के फॉर्मेशन की जो क्रिया होती है वो भी मीजोसोम पर ही होती है। और साथ में रेस्पायरेशन, ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया तो होते नहीं हैं, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है। और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, यानी कि जितने भी यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म में होता है रेस्पायरेशन, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, इसलिए इनमें रेस्पायरेशन कैसे होता है, इनमें रेस्पायरेशन यानी कि श्वसन की जो क्रिया होती है वो मीजोसोम के द्वारा होती है। और मीजोसोम क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन का ही स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन आगे अंदर जाकर क्या होता है, इनफोल्डिंग यानी कि ऐसे
घुमावदार संरचना बना लेती है, जिसको मीसोसोम कहते हैं, जो कि क्या करता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन भी करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है, रेस्पायरेशन भी करता है, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें रेस्पायरेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। साइटोप्लाज्म में होता है एनारोबिक रेस्पायरेशन यानी कि अनाक्सिक श्वसन, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती उनमें होता है साइटोप्लाज्म के अंदर वो रेस्पायरेशन होता है। और जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है यानी कि जिसको हम कहते हैं ऑक्सीश्वसन, जिसके लिए O2 की आवश्यकता होती है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गया डिफरेंस, हमने पढ़ लिया अच्छे से, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, अच्छे समझ लिए। अब थोड़ा सा डायग्राम में आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये तो यूकैरियोटिक सेल है, आप सबने अच्छे से समझ रखा होगा। प्रोकैरियोटिक, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो वो साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, राइबोसोम दोनों में होता है, बस ये होता है इसमें 70S होता है, इसमें 70-80 दोनों होता है, ठीक। सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, सबसे मेन चीज़ सेल वॉल भी दोनों में होता है, ठीक है। लेकिन हाँ याद रखिएगा, अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, ठीक है, सिर्फ प्लांट सेल में होता है सेल वॉल, ठीक। तो इसकी सेल वॉल यानी कि प्लांट सेल जो होता है उसमें सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, किसकी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, इसको हिंदी में भी सेलुलोज कहते हैं। बस फंजाई की किसकी बनी होती है, फंजाई की होती है काइटिन की, ठीक है। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, ठीक है। किसकी बनी, पेप्टाइडोग्लाइकन की। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि पेप्टाइड किस, ये जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, या फिर बैक्टीरिया ना देखे प्रोकैरियोटिक सेल पूछ लेता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल ही बैक्टीरिया होते हैं, जाहिर सी बात है, तो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल दे, बात एक ही है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि सेल वॉल किसकी बनी होती है तो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। और दूसरा होता है म्यूरेमिक एसिड, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो म्यूरेमिक एसिड की भी बनी होती है इनकी सेल वॉल। और नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट होता है ग्लूकोसामीन की बनी होती है, ठीक है, ग्लूकोसामीन, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिख देती हूँ, यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है, हाँ पहले लिख देती हूँ पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। और किसकी बनी होती है, म्यूरेमिक एसिड की। और किसकी बनी होती है, ग्लूकोसामीन की, ग्लूकोसामीन की, ठीक है। देखिए इसमें वो क्या बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश का कुछ नहीं है, क्योंकि हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, या फिर बैक्टीरिया की बात कर ले, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर ले, तो उनकी सेल वॉल जो होती है इन्हीं चीज़ों की बनी होती है, ठीक है, इन्हीं पदार्थों की बनी होती है। लेकिन अगर बात करें यूकैरियोटिक की, तो प्लांट जो होते हैं उनमें तो बनी होती है सेलुलोज की, लेकिन जो फंजाई होते हैं उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने, काइटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, काइटिन की, सेलुलोज मत लिखिएगा उसके लिए, फंजाई की हो, ठीक है। बस हो गया, तो ये जो टॉपिक था खत्म हो गया। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में जो डिफरेंस था मैंने बता दिया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर लगता है मेरा पढ़ाई हुआ मतलब कोई भी टॉपिक आपको समझ में आता है, तो आप कोई भी टॉपिक अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं उसको अपने तरीके से और आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।